रहे हैं जिसमें सॉइल का टेम्परेचर बढ़ाकर न्यूमेटोड्स को और फंगस को खत्म करने की ओर अग्रसर हैं। सेकंड थिंग क्या है कि किसान है ना, फ्यूमिगेशन वगैरह तो करते हैं और कई जगह जो रिकमेंडेड नहीं है केमिकल्स, लेकिन जल्दी पकने की, जल्दी हार्वेस्टिंग करने की चाह में या कई कंपटीशन के मार्केट में अननेसेसरी केमिकल्स यूज करता है, जो कि नहीं करना चाहिए जी। और अभी तो आजकल तो कई नैनो फॉर्मुलेशंस भी आ रहे हैं, जैसे अभी हमारी यूनिवर्सिटी में अभी पेटेंट में हमें मिला है काइटोसिन बेस्ड नैनो टेक्नोलॉजी हमें डेवलप करी है। टमाटर में आप जब चाहें उसको फल पकाव को रोक सकते हैं, अगर स्प्रे करते हैं तो हम जब चाहें 4-5 दिन बाद उनको फलों को पकाया जा सकता है। तो इस ढंग की चीज अगर किसान यूज करें तो उनको पॉली हाउस में केमिकल्स में इस ढंग से सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए या जल्दी हार्वेस्टिंग के लिए इस ढंग के केमिकल्स को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिसर्च है इसमें, लेकिन आने वाले टाइम में अच्छे इसके रिजल्ट हमें मिलने की आशा है जी। अगर हम इसकी बात करते हैं पॉली हाउस में, जैसा कि बात कर रहे हैं कि उसमें इतना सारा केमिकल है, उसके जितने भी फल सब्जियां हैं पूरी तरह से जहर से भरे हुए हैं, तो उसके लिए क्या कुछ और ऐसी चीजें हैं जो बिना केमिकल के उनको पकाया जा सके? क्योंकि आने वाले टाइम की जो फसल है, वो जो कुछ भी खेती है, वो तो पूरी तरह से इसी तरह की मॉडर्न खेती होगी। हाँ, मैंने भी आपको बताया कि हमारे नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी से भी आगे हम नैनो टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ एक छोटा सा भी मॉलिक्यूल आपकी फसल में, जैसे टमाटर है या इस ढंग की जो फसलें हैं, जैसे मान लो पूरा कंटेनर है, हम उसको कच्चा ही तोड़ लेंगे एक पर्टिकुलर स्टेज पर, उसको पॉली हाउस में पकाने की जरूरत नहीं है। आप बाहर जाकर अगर हम उसका स्प्रे करते हैं फॉर्मुलेशन का, तो उससे आप अपने टमाटरों को या ऐसी फसलों को पका सकते हैं। उसका रेट भी बहुत कम है, इको फ्रेंडली है और स्वास्थ्य पर कोई फर्क नहीं पड़ना, एनवायरमेंट कोई फर्क नहीं पड़ना। तो ऐसे केमिकल्स मार्केट में बहुत कुछ तो आ भी गए हैं, लेकिन उसके ट्रायल्स भी चल रहे हैं और आने वाले समय में नैनो फॉर्मुलेशंस अगर हमारे सक्सेसफुल हो गए तो हमें केमिकल से निजात भी मिल सकती है। जी हाँ, अभी कुछ देर पहले जब आप सुन रहे थे, एक कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव थे जो बता रहे थे कि उनकी जो दवाइयां हैं, उनके जो भी चीजें हैं वो पूरी तरीके से जैविक हैं। तो क्या इस तरह की और भी कंपनीज हैं जो कि आप मानते हैं इन चीजों को कि ये हो सकता है, इस तरह की जैविक दवाइयां भी हो सकती हैं? अगर वो हो जाए तब तो फिर बहुत सारी चीजों से छुटकारा अपने आप मिल जाएगा। बिल्कुल, कंपनियां बहुत ज्यादा इंडिया में मार्केट में नहीं आई हैं, लेकिन ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जैसे बीजामृत, जीवामृत हैं, आपके नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, और बायोचार है जो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। यानी केमिकल जो खेती हम कर रहे हैं उसके बचाव के बहुत सारी चीजें हमारे पास में है। हमारे आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है, हमारे वैज्ञानिक भी जो नेचुरल फार्मिंग पे काम करते हैं वो। लेकिन समस्या क्या है कि जो कंपनी है वो मार्केट में नहीं आती है, क्योंकि उनको केमिकल ज्यादा इजीली अवेयरनेस है नहीं फार्मर्स में, उनको बेचना ज्यादा आसान रहता है। लेकिन ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, उनके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग कितने लोग करते थे, कोई अवेयरनेस नहीं थी। आज ऑर्गेनिक फार्मिंग तो किसान बढ़ रहे हैं। इसी तरह से हमारे जैविक प्रोडक्ट्स हैं, जीवामृत, बीजामृत, आपके नैनो फॉर्मुलेशंस हैं, ट्राइकोडर्मा है, इस ढंग की चीजें मार्केट में अगर आती हैं, पैकेट्स आते हैं, तो निश्चित ही किसानों को इससे बहुत फायदा मिलने वाला है और हमारा एनवायरनमेंट भी सेफ रहेगा, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। आप जिस विश्वविद्यालय से हैं, जोबनेर से हैं आप, वहाँ नए युवा पीढ़ी इस समय पर एग्रीकल्चर पढ़ रही है, वहाँ कृषि को पढ़ रही है, वहाँ क्या उन लोगों के लिए अलग से कोई इस तरह का कोर्स आपको लगता है कि कोई सिलेबस कुछ ऐसा हो जो कि केवल जैविक खेती पर आधारित हो या प्राकृतिक खेती पर आधारित हो? हाँ, ये आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन एक पूछा सुनील जी। अभी हमारे यहाँ जैसे पूरे देश में चर्चाएं हो रही हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमारा जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स है बीएससी एग्रीकल्चर, उसमें हमने नेचुरल फार्मिंग पर पूरा एक कोर्स ऐड किया है 2+3 का। जो भी अंडर ग्रेजुएट छात्र हमारे बीएससी एजी कर रहे हैं उन सबको नेचुरल फार्मिंग पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा हमने कुछ ईएल कोर्सेज डेवलप करे हैं, एक्सपीरियंस लर्निंग कोर्सेज, उसमें नेचुरल फार्मिंग के कोर्सेज हैं। यानी हमारे जो युवा बीएससी एजी करके निकलेंगे उनको नेचुरल फार्मिंग की पूरी जानकारी होगी। इसके अलावा पीजी लेवल पर भी पहले हमारे कोर्स केवल एग्रोनॉमी का होता था, अब हमने एमएससी एजी इन नेचुरल फार्मिंग शुरू की है और देश के करीब करीब सभी विश्वविद्यालयों में ये कोर्स चालू हो गया है। अंडर ग्रेजुएट पर कोर्स आईसीआर लेवल पर पूरे जो 74 विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर के उन सब में ये कोर्स चालू हो गया है। तो मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जो हमारे छात्र निकलेंगे उनको नेचुरल फार्मिंग के बारे में पूरी जानकारी रहेगी और जिन छात्रों को
नेचुरल फार्मिंग के लिए विशेष रूप से इंटरेस्ट है, उनके लिए हमारे पास ईएल कोर्सेज हैं, एक्सपेरिमेंट लर्निंग कोर्सेज, जो कि 8 सेमेस्टर में होता है और छात्र उसमें पूरी जानकारी ले सकते हैं। हमारे पास घंटे प्रोफेसर्स ऑलरेडी हैं जो कि नेचुरल फार्मिंग की पूरी जानकारी रखते हैं, छात्रों को सब कुछ बताने में सक्षम है। जी, बिजनेस मैनेजमेंट और वो भी एग्रीकल्चर में, क्योंकि इस समय उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। लोग एग्री स्टार्टअप्स शुरू कर रहे हैं, बहुत सारे युवा हैं जो नौकरियां छोड़कर एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टार्टअप्स कर रहे हैं। क्या संभावनाएं लग रही है आपको, किस तरह का वो कोर्स है? बहुत ही अच्छा कोर्स है और अब खेती को बिजनेस बनाने का समय भी आ गया है जी। इस बारे में मैं आपको जानकारी दूं, हमारे यहाँ कृषि विश्वविद्यालय जॉबनगर में भी भारत सरकार का एक प्रोग्राम है एग्री स्टार्टअप साबी के नाम से, कल ही उसका हमने इंटरव्यू लिया है। उसमें बहुत सारे युवा हमारे पास आते हैं एग्री स्टार्टअप चालू करवाने के लिए, हम उनको सहायता भी देने की कोशिश करते हैं और अच्छे अच्छे आइडियाज लेके आते हैं। और मैं समझता हूं सबको नौकरी देना संभव नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर में अगर कोई स्टार्टअप करता है, सरकार का पूरा सपोर्ट है और इसमें प्रोग्रेस की अपार संभावना है। तो जो लोग छात्र विशेष रूप से जो एग्रीकल्चर पढ़ते हैं, उनके लिए कृषि आने वाले समय में बहुत एक अच्छा स्टार्टअप लेकर वो आ सकते हैं और बहुत आगे अपनी जिंदगी में प्रोग्रेस कर सकते हैं। जी हाँ, एक और चीज सर जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, हालांकि आज से पहले शायद किसी ने ये बात नहीं उठाई होगी, कृषि के बारे में असल में मात हम वहां खाते हैं जब किसानों को बहुत सारी चीजों का पता नहीं होता, जब वो उसके बारे में जानते नहीं, बहुत सारी योजनाओं के बारे में उन्हें पता नहीं चलता, बहुत सारी विधियों के बारे में उन्हें पता नहीं होता, बहुत सारी पद्धति के बारे में पता नहीं होता। आपको नहीं लगता कि एक कोर्स कृषि पत्रकारिता का भी होना चाहिए जिससे कि वो सिर्फ और सिर्फ कृषि के बारे में लोगों को बताए, जिससे कि जागरूकता बढ़े अखबारों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या सोशल मीडिया पे? बिल्कुल, एक्चुअली मीडिया का भी बहुत ज्यादा रोल होता है समाज में किसी चीज को आगे बढ़ाने में, और एग्रीकल्चर के बारे में अभी भी मीडिया बहुत कुछ बता नहीं पाती है, या तो उनको नॉलेज, क्योंकि हमारे एग्रीकल्चर से लोग मीडिया में कम जाते हैं, उनको ज्यादा चीजें नहीं पता होती, तो पूरी डिग्री तो नहीं लेकिन 1 साल का डिप्लोमा टाइप का हमें मीडिया या मास कम्युनिकेशन में शुरू करना चाहिए। और इस तरह की कभी कोई चर्चा है तो हम इस बारे में विचार भी कर सकते हैं और आईसीआर को इस बारे में कहा भी जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे आईओटी बेस्ड कई ऐप भी बने हुए हैं, किसानों को देखते हुए हैं, लेकिन आपने ये बात सही कही कि अभी भी अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। बहुत ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है, खूब टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है, बहुत सारी वैरायटीज टेक्नोलॉजी सब कुछ है मार्केट में, किसानों को पता नहीं है, सरकारी योजना को भी किसानों को नहीं पता होता है। इन सबको एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है और इस ढंग के एग्रीकल्चर बेस्ड डिप्लोमा या 1 साल का कोर्स, 6 महीना कोर्स चालू कराए जा सकते हैं। ये बहुत अच्छा सुझाव मैं जी, ये अच्छा सुझाव है और ये इसलिए भी अच्छा सुझाव है, ये बात करते करते एक सब्जेक्ट निकला है। क्योंकि देखिए, जैसे कि अगर आप मुझे माने कि मैं कृषि पत्रकारिता कर रहा हूं, परंतु इसकी बजाय मेरी बजाय अगर कोई आपके यहाँ पढ़ा हुआ आदमी होता तो शायद बहुत और ज्यादा अच्छे से कर सकता था, उसे योजनाओं का पता हो। जैसे ऐप आपने बताया, पर ऐप का भी किसी को पता होना चाहिए। अखबार में अगर रोज का एक कॉलम निकले इससे संबंधित, लोग निकालते हैं परंतु वो भी कहीं ना कहीं फिर भटक जाते हैं, किसी दूसरी दिशा में चले जाते हैं। एक चीज मैं इसमें बताना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर की जो हमारी रिसर्च है जी, उसमें देश की बाउंड्रीज नहीं है। जैसे डिफेंस की बात है, एक दूसरे से हम चीजें छुपाते हैं, हाँ। किसी को बताते नहीं है, लेकिन चूंकि ये तो खाने से जुड़ा है, हंगर से जुड़ा हुआ है, तो हमारे वर्ल्ड के जितने भी साइंटिस्ट हैं हम आपस में अपनी रिसर्च को शेयर करते हैं। हाँ। तो उन सब चीजों को एक प्लेटफॉर्म पर अगर लाना है तो इसमें मीडिया बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि मीडिया किसानों तक पहुंचने में हमसे ज्यादा सक्षम है, क्योंकि हम हर जगह पहुंच नहीं सकते। तो चूंकि आजकल मोबाइल टीवी का बहुत सारा ज्यादातर लोग यूज करते हैं, तो मीडिया के लिए तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जी हाँ, जैसा कि आपने अभी मिनी इजराइल एक उसमें कहा, कृषि के संबंध में हम मिनी इजराइल उससे कह सकते हैं, पर शायद किसी पॉलिटिकल उसके हिसाब से देखें या किसी और चीज में देखें तो उसे हम कभी अपने देश के किसी हिस्से को मिनी इजराइल नहीं कहेंगे। हमने केवल हाईटेक हॉर्टिकल्चर के हिसाब से इसको टेक्निकल भाषा में यूज किया है। बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। तो एग्रीकल्चर तो असल में इंटरनेशनल कल्चर है, उसे हम नेशनल कल्चर नहीं कह सकते। बहुत बिल्कुल सही बात है। और मैं चाहूंगा कि अखंड संवाद के जरिए आप हमारे किसानों को, हमारे युवाओं को, जो कि इस समय पर कृषि आपके यहाँ पढ़ रहे हैं, कृषि सब्जेक्ट आपके यहाँ पढ़ रहे हैं, या वो लोग जो एग्री स्टार्टअप्स की तरफ जा रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, आपने बहुत अच्छा सब्जेक्ट लिया है। एग्रीकल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अपना भला तो करते ही हैं, अगर आप भूखों को खाना की व्यवस्था करते हैं, समाज का भी भला होता है, देश का भी भला होता है। और जहां तक देखिए, सबके लिए नौकरी तो संभव ही नहीं है किसी भी देश में आज,
तो अगर आप एग्रीकल्चर लेकर अपना करियर बनाना चाहते हैं, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज मार्केट में है जहां आप जॉब कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है एग्री स्टार्टअप, जिसके लिए सरकारें भी प्रतिबद्ध हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं और आपको भी बहुत ही मतलब सेल्फ सेटिस्फैक्शन होगा कि अगर आप एग्री स्टार्टअप करके हमारा देश जो कृषि प्रधान देश है, अपनी तरफ से आप कुछ देश के लिए भी कर पाएं और अपना खुद का भी कर पाएं। तो मैं ये मानता हूं आज के परिप्रेक्ष्य में एग्रीकल्चर अगर आपने चुना है तो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट आपने चुना है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एग्री स्टार्टअप्स के लिए आपने बताया कि एग्री स्टार्टअप्स इस समय, और एक चीज बता दूं मैं आपको, अगर किसी को एग्री स्टार्टअप में इंटरेस्ट है, आप हमारे आइए, हम आपको मेंटरशिप भी देंगे और आपको एग्री स्टार्टअप के लिए फंडिंग वगैरह के लिए भी पूरी तरह से आपको हम सहायता भी करेंगे और आप बेस्ट एग्री स्टार्टअप के लिए आप आइए, आपका स्वागत है हमारे यहाँ। जी हाँ, डॉक्टर एनके गुप्ता जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही। एग्री स्टार्टअप्स के लिए आपके यहाँ पे बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। इसके अलावा अगर और भी कुछ आपको लगता है, कुछ और चीज़ें हैं और चीज़ें आपके यहाँ पर हैं, तो आप लगातार किसानों से सिर्फ एक ही निवेदन है, आप लगातार इन यूनिवर्सिटीज़ में जाते रहिए, आप जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें जाते रहिए। वहाँ जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ आपके लिए हो रहा है। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े प्रोफेसर्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स आप ही के लिए नई पॉलिसीज बनाने के लिए जुटे हुए हैं, आप के लिए नई रिसर्च करने के लिए जुटे हुए हैं। तो आप वहां जाने में हिचकिचाइए मत। सर, ये एक छोटी सी समस्या और है जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं। हमारा जो किसान है वो अक्सर इन इंस्टीट्यूट्स में, बड़े शोरूम्स में, बड़े जो इस तरह की चमक दमक वाली जगह होती है वहां जाने से थोड़ा सा डरता है। तो वो उसके लिए भी, इनके लिए कुछ एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहां पे वो आके आराम से संपर्क कर सके। देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ देश में बहुत अच्छी व्यवस्था है एग्रीकल्चर की। हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में एक कृषि विज्ञान केंद्र है जहां लोकल लेवल पर जो भी किसानों की समस्याएं होती है उनका निराकरण करने की कोशिश की जाती है। किसानों की जो भी समस्या है वहाँ हमारे जैसे लोग बैठे हैं, आपका स्वागत करेंगे, आपको हिंदी में बात करेंगे, देशी भाषा में बात करेंगे। आप अपनी प्रॉब्लम बताइए तो सही। प्रॉब्लम वहां से हमारे पास आती है, हमारे रिसर्च स्टेशन से उस प्रॉब्लम का निराकरण करने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा किसानों को हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। आपका जिसमें भी इंटरेस्ट हो, हमारे वैज्ञानिक उस तरह की ट्रेनिंग का आयोजन करते हैं। आप हिचकिचाइए मत, आप वहां जाइए। सरकार की जो भी योजना है, यूनिवर्सिटी का जो भी अचीवमेंट है, सब कुछ आपको वहां मिलेगा। हर डिस्ट्रिक्ट में एक केवीके है, आप उस केवीके में जाइए। वहां अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है, आप विश्वविद्यालय आइए, हम लोग वहां हैं। आपकी समस्या का मैं विश्वास दिलाता हूं, आपकी समस्या का समाधान अवश्य निकलेगा। अगर समाधान नहीं है तो हम समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में पधारे, हमारे स्टूडियो में पधारे और जोबनेर, जहां से मैं संबंध रखता हूं, जहां राम राम सा का पहला कार्यक्रम किया गया था, उसी यूनिवर्सिटी में, वहां की महक आप हमारे साथ स्टूडियो में लेकर आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें जब भी जरूरत पड़ती है गुप्ता जी तुरंत हमारे पास पहुंच जाते हैं। ये इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। इसलिए किसान भाइयों से भी हम यही कहेंगे, जब भी आपको लगे कि आपको कुछ पूछना है, आप बेहिचक होकर आप इन यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं, केवीकेज में जा सकते हैं, इन इंस्टीट्यूट्स में जा सकते हैं, क्योंकि ये लोग हमेशा 24 घंटे अगर कुछ काम कर रहे हैं तो सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं, आपके खेतों के लिए कर रहे हैं, आपकी बेहतरी के लिए कर रहे हैं। अखंड संवाद में ठीक इसी प्रकार हम आगे बढ़ते रहेंगे और एक के बाद एक अलग अलग एक्सपर्ट से हम आपको मिलाते रहेंगे, अलग अलग गेस्ट से हम आपको मिलाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि किस प्रकार से बड़ी बड़ी रिसर्च एग्रीकल्चर में चल रही हैं, किस तरह की योजनाएं इस समय कृषि में चल रही हैं, किस प्रकार से लोग आपके साथ काम कर रहे हैं। एक एक चीज हम आपको बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ अखंड संवाद में। अखंड संवाद जो कि बहुत जल्द अपनी मंजिल तक पहुंचने वाला है। इस समय पर 8 बजने को हैं और हम लोग हमारा पहला पड़ाव पार करने जा रहे हैं और इस पड़ाव पे पार करने तक हम अब तक कितने लोगों से बात कर चुके हैं। कुछ लोगों से हम कोलकाता से और मध्य प्रदेश से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ चुके हैं। इसके अलावा जो लोग हमारे साथ यहाँ पर वॉक इन के लिए जरिए हमारे स्टूडियो में पधारे हैं, उन लोगों को भी हम लगातार धन्यवाद देते जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को बाहर इंतजार करना पड़ रहा है, ये उनका बड़प्पन है। मैं उनसे क्षमा मांगना चाहूँगा कि धीरे धीरे हम सब आज इस अखंड संवाद से जुड़ेंगे। हर किसी को हम इस अखंड संवाद से जोड़ेंगे। इस कार्यक्रम में, ये कार्यक्रम सिर्फ आप लोगों के लिए है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ एक ही है और वो उद्देश्य है किसी भी तरीके से गौ माता की रक्षा हो, किसी भी तरीके से प्राकृतिक खेती की रक्षा हो, किसी प्रकार से देशी बीजों को हम दोबारा से संरक्षित करें, किसी भी प्रकार से हम
पुराना वैभव हमारा लौटाएं, हम अपनी प्रकृति को प्यार करें, हमारे प्रकृति को हम एक वातावरण दें। और अब हमारे साथ इस समय पर एक नए गेस्ट के रूप में, एक नए एक्सपर्ट के रूप में जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनका नाम बहुत सारे लोग जानते हैं। कान सिंह निर्वाण उनका नाम है। कान सिंह निर्वाण जी क्यों प्रसिद्ध हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो कान सिंह निर्वाण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। सर, मैं आपके चैनल और आपका और आपके इस मिशन का पूरे प्रदेश के किसानों की तरफ से और पूरे प्रदेश के किसानों की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूं आपको। जी हाँ, कान सिंह निर्वाण जी ने एक अलग तरह का प्रयोग किया है। उन्होंने एक अलग तरह का रिजॉर्ट बनाया, उन्होंने एक अलग तरह का फार्म हाउस बनाया, उन्होंने एक अलग तरह की चीज बनाई है जिसे इको टूरिज्म या एग्रो टूरिज्म कहा जा सकता है। एक ऐसी जगह जहां जाकर आप सब कुछ भूल जाएंगे, प्रकृति की गोद में आप चले जाएंगे। उनके फार्म हाउस को, उनकी उस जगह को देखकर लगता है जैसे प्रकृति ने खुद उनका श्रृंगार किया है उस जगह का। और वहां पर बड़ी बड़ी हस्तियां रुकने आती हैं, समय बिताने आती हैं, और तो और अब तो वहां पर वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी उसे काम में लेने लगे हैं। कान सिंह जी, कहां से शुरू हुआ है सफर? क्या है आपके उस एग्रो टूरिज्म वाली जगह में खास? सर, करीब 18-19 साल पहले जी मैं और मेरा परिवार जी एक पेड़ के नीचे आके निवास स्थान बनाया जी। एक के नीचे हमारी घोड़ियां रही, एक के नीचे हमारी गायें रही जी। पानी की व्यवस्था नहीं थी, दूर से पानी लाना था, बिजली थी नहीं जी। सब व्यवस्थाओं को हमने, मेरे मन में एक सपना आया जी कि दुनिया में आप पढ़ा हुआ भूल जाओगे, सुना हुआ भूल जाओगे जी, देखा हुआ नहीं भूल पाओगे जी। और 87% ज्ञान का स्रोत तो देखना ही होता है जी। तो पूरे देश और दुनिया के लोगों को देखने का, ज्ञान देने का, सिखाने का एक जो है संकल्प लिया जी। और वो एक मॉडल हमने खड़ा किया जो पूरे देश और दुनिया में जो कहीं नहीं है, वो जोर की ढाणी में स्थापित करने के मैंने भागीरथी प्रयास किया सर। जी हाँ, जोर की ढाणी, वाकई में बहुत जोर की ढाणी है वो। वहां जाकर आप देखेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा, आपको लगेगा कि आप किसी दूसरी दुनिया में आ चुके हैं। क्या क्या खास है सर वहां? सर, मैं ये मानता हूं कि जैसे आपने एक बहुत तीनों बातें जोड़ी है, प्रकृति, खेती और गाय जी। मेरा ये मानना है कि जैसे जल, पानी, नीर एक है जी, पर्यायवाची शब्द है जी जी जी, वैसे ही गाय और धरती और प्रकृति तीनों एक ही है। वाह। गाय को समझ गया तो ये गांव से भारत बना, और भारत से ही ये दुनिया की जो है, सृष्टि की जो है वो प्रेरणा मिलती है जी। तो भारत को समझना है तो गांव समझना पड़ेगा, और गांव बना ही गाय से है जी। और प्रकृति का संरक्षण करना है, धरती का संरक्षण करना है तो गाय को समझना पड़ेगा। तो मुख्य बिंदु में गाय है। मेरे वहां गाय आधारित खेती और गाय आधारित जीवन पद्धति है जी। पिछले 3 साल के शोध से मुझे एक बात का ज्ञान हुआ जी कि पूरी दुनिया में व्यक्ति के शरीर में रोग नहीं होता है, आदमी के मन में रोग होता है जी। आपने, मैं एक नई बात आपके चैनल से पहली बार देश और दुनिया को बताना चाहता हूं जी। आपने देखा होगा, दिन भर आपने चर्चाओं में कहा भी कि प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती करने से जो है व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता है, स्वास्थ्य ठीक रहता है जी। बहुत छोटे स्वास्थ्य की बात हो रही है सर जी। और मैं और एक बात कहना चाहता हूं, ऑर्गेनिक खेती का अन्न खाने वाले, प्राकृतिक रसायन की खेती का अन्न खाने वाले दोनों ही बीमार पड़ रहे हैं जी। मूल में कोई नहीं जा रहा है। और मूल जो है देश की, मैं आज राजस्थान और भारत के प्रधानमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री, आपके माध्यम से उनको निवेदन करवाना चाहता हूं जी कि यह देश मां आधारित संस्कृति रही है। हमारे चाहे अंग्रेजी बोले चाहे फारसी बोले, आपके पैर में लगती है, चोट आती है तो मां सीधी याद आती है। और मां हमारी जन्म देने वाली भी जो है उसकी भी वैल्यू कम हो रही है, धरती भी हमारी मां, उसकी भी वैल्यू कम हो रही है, गाय भी हमारी मां, उसकी भी वैल्यू कम हो रही है, और भारत भी हमारी मां है। यहाँ की संस्कृति हमारी मां, नदियां हमारी मां है जी। और हमारे यहाँ के शब्द शास्त्र जो है हमारी मां है। सबको जो खत्म किया जा रहा है, जिनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जब तक मां पे नहीं आएंगे तब तक ये भारत नहीं बचेगा। और इसके लिए सबसे पहली जो जरूरत है वो गाय की हुक्म। अब आप देखेंगे कि जब मैं बात करता हूं कि मनुष्य के मन में रोग नहीं है जी, मन में रोग नहीं है तो वो स्वस्थ है, और मन में रोग है तो वो स्वस्थ हो ही नहीं सकता। सब बीमारियों की जड़ मन है। अब आप मैं आपको एग्जांपल देता हूं जी। आज पूरे दिन भर व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा खा रहा है
बिल्कुल गीजर शुरू करता है उससे लेकर के। भारतीय संस्कृति में इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा का कोई स्थान ही नहीं रहा जी। हमारे यहाँ किसान जब हल जोतता था तब से लेकर के बिजाई और कटाई, निराई, गुड़ाई, खलिहान, पिसाई, पुआई और खाना तक, पोना तक जो है सब कुछ हाथ जो है प्राण ऊर्जा युक्त था जी। अब प्राण ऊर्जा का कहीं उपयोग ही नहीं हो रहा है। प्राण ऊर्जा का उपयोग नहीं हो रहा है, इसलिए समाज में वैमनस्य आ रहा है। मोह प्रीत ही नहीं है लोगों की मन में, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा खा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा आपके मन में प्रीत आने ही नहीं देगा, आपके मन में जो है मोह और संस्कृति के प्रति आदर्श आने ही नहीं देगा जी। जो जैसा खा रहा है उसका असर आएगा, इसीलिए लोग बीमार पड़ रहे हैं। दुनिया की तमाम चिकित्सा पद्धतियों को मैं चैलेंज करता हूं, उनके पास कोई ऐसा हथियार नहीं है जो भारतीय दर्शन शास्त्र कहता है कि 100 साल तक एक भी दिन व्यक्ति कभी बीमार नहीं पड़े जी। उसका पालन करके कोई चिकित्सा पद्धति करके दिखा दे, नहीं है। वो केवल आपका प्राण ऊर्जा युक्त भोजन में जो है निहित है, उसमें प्राण ऊर्जा की तरफ आपको आना पड़ेगा। प्राकृतिक खेती केवल यह कर सकती है, गाय आधारित खेती यह कर सकती है कि आपको पाप मुक्त कर सकती है, जीव हत्या के दोष से मुक्त कर सकती है, और आपके जो है उस गुणवत्ता धरती को बढ़ा सकती है, आपके वातावरण को ठीक कर सकती है, वो सब बातें करेंगी। लेकिन संपूर्ण रूप से निरोग जो है वो खेती भी नहीं रख पाएगी जब तक भोजन में प्राण ऊर्जा युक्त सिस्टम नहीं लाया जाएगा। तो इस बात के लिए हमें देखना पड़ेगा। मैंने जोर की ढाणी में मन को ठीक करने के लिए मैंने सर पूरे शास्त्रों का अध्ययन किया, मैंने जो है देश विदेश के जो विद्वान थे उनसे संवाद किया जी। तो मुझे पता लगा कि हमारे ऋषियों ने, दार्शनिकों ने ये कहा है, हमारे मनीषियों ने ये कहा है कि आपको शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, योग करना चाहिए, और इन सब बातों को कैसे करे बिगड़ा हुआ मन। उस मन को ठीक करने के लिए मैंने 2 प्रयोग किए, 2 चीजें खोज की कि सबसे पहले आपको पॉजिटिव वातावरण, सकारात्मक वातावरण बनाना पड़ेगा जी। ये सीमेंट के जितने घर बनाए गए हैं वो सब के सब घर जो है वो 365 दिन नेगेटिव ऊर्जा छोड़ के मनुष्य के मन को बिगाड़ चुके हैं। सवाल सबसे बड़ा ऊर्जा का है, ऊर्जा से मन बिगड़ता सुधरता है। तो उसके लिए सबसे पहले पॉजिटिव वातावरण जी। और पॉजिटिव वातावरण के लिए जर्मन और जापान 2 देशों के साइंटिस्टों ने यह कहा है कि गाय के घर लिपे हुए हों तो उनमें जो है अणु और परमाणु का भी प्रवेश नहीं है, और उसमें स्वाइन फ्लू, मलेरिया, टीबी वो हो ही नहीं सकते। मैं कहता हूं कि इससे भी बड़ी बात है वो ये कि उस पर कोई हानिकारक कीटाणु बैठ भी जाए तो वो रोग नहीं फैला सकता। और दूसरी, अणु और परमाणु, आज भोपाल त्रासदी कांड इसका एग्जाम्पल पड़ा है जी, जहां पे ये जिनके घर में गाय के घी का दीपक जलता था और जिनके घर गाय के गोबर से लिपे हुए थे जी, एक भी आदमी का बाल बांका नहीं हुआ और महलों वाले सब धराशायी हो गए। बिल्कुल। अणु और परमाणु को रोकने का सामर्थ्य गाय के गोबर की दीवारों में है, और उससे भी बड़ी बात 365 दिन 2400 घंटे पॉजिटिव ऊर्जा छोड़ती है, सकारात्मकता लानी है। तो गाय का कोई ना कोई आइटम आप हर कमरे में घर में रखें। दीवारें नहीं लीप पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन गाय से बना हुआ कोई ना कोई आइटम आप जो है अपने हर कमरे में, हर घर में रखें। आप अपने घर में गाय के बिलोने का घी का, ये थैली वाला घी नहीं, ये तथाकथित जो है वो आपके क्रीम वाला घी नहीं, केवल गाय के घी जो हमारी भारतीय पद्धति से जो घी बनता है उस घी से आप घर में दीपक जलाएंगे। जैसे ही गाय का घी अग्नि के स्पर्श में आएगा तो वहां ऑक्सीजन बनेगी, ऑक्सीजन जहां बनेगी वहां नेगेटिव ऊर्जा चली जाएगी और पॉजिटिव ऊर्जा आपके घर में आ जाएगी। सीधा सा विज्ञान है सर जी। तो ये तो सर आपने बताई, बिल्कुल सही बात है। वाकई में गौ माता को हम नहीं पाल रहे, गौ माता असल में हमें पाल रही है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। परंतु अगर अब हम इसे उन किसानों को, जो किसान अभी तक भी पेस्टिसाइड्स का मोह नहीं त्याग पा रहे हैं, जो किसान अभी केमिकलों से दूर नहीं हो पा रहे हैं, उन किसानों को गो कृषि की तरफ कैसे आकर्षित किया? सर ये बहुत शानदार प्रश्न पूछा जी। ये मूल जो है ये बहुत बड़ा समस्या है ये जी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दुर्भाग्य क्या है कि हमारे देश के साइंटिस्ट किसान को जो है वो अनपढ़ और गंवार मानते हैं जी। और मैंने बार बार कहा कि साइंटिस्ट हमारे दुश्मन नहीं, हम मित्र मानते हैं जी। और मैं तो ये कहता हूं कि जो खेत में किसान प्रयोग करता है उसको तुम लैब में जाकर के स्थापित कर दो जी। लेकिन ये संवाद इस देश में अभी तक किसी भी सरकार ने करने का काम नहीं किया है जी। दूसरी बात, इनके सेमिनारों में जितने लोग आ रहे हैं जी, वो 80% किसान नहीं आ रहे हैं जो खेत में कभी कभार जाते हैं, बाप दादाओं की खेती पे कब्जा करके बैठे हैं जी। जो मूल किसान है,
आज मैं सरकारों को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सर कि इस देश के किसान को दान नहीं चाहिए जी, ज्ञान चाहिए। इस देश का किसान ज्ञानहीन हो गया है और वो ज्ञान इन साइंटिस्टों को जो जमीनें दी गई उनमें बैठ करके, लैब में बैठ करके ये टेस्ट करेंगे, प्रयोग करेंगे, वो ज्ञान इस देश के किसान के कभी समझ में नहीं आएगा सर। जी, असल में तो ज्ञान मैं कहना चाह रहा हूं कि कुछ किसान जो कि हमारे खेतों में प्रयोगशालाएं बना लेते हैं, लेबोरेटरी बना लेते हैं क्यारियों को, असल में पहले तो उस ज्ञान को वैज्ञानिकों तक पहुंचना चाहिए कि वो उसे थोड़ा और बढ़ाएं, उसे फिल्टर करें। बिल्कुल सर। नहीं, इसमें एक बात और है जी, जब तक किसान के खेत को प्रयोगशाला बना करके जी और किसान को समझाने की बात नहीं होगी जी, किसान के यहां पाठशाला नहीं होगी जी, क्योंकि वहां 4 वैज्ञानिक और 20 लेबर को लगा करके कोई प्रयोग कर देते हैं तो किसान को दिखाते हैं तो किसान मानता है कि यार कितने खर्चे से ये क्यारी तैयार की है जी। और वही एक मेरे जैसे या किसी भी देश का किसी भी किसान के यहां यदि वो प्रयोग किए हुए हो तो किसान के तुरंत समझ में आती है कि जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। बिल्कुल। तो सरकारों को किसान के यहां पाठशाला खोल करके, प्रयोगशाला बना करके और किसान के यहां प्रैक्टिकल मॉडल दे करके इस देश के आम किसान को नहीं समझाया जाएगा तब तक वो तथाकथित किसान और तथाकथित किसान नेता ही समझते रहेंगे, वो सब्सिडियां लेते रहेंगे, इस सरकारों का फायदा लेते रहेंगे और आम किसान जो दूर दराज आखिरी जंगल में बैठा है उसको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। कौन कौन अब तक जोर की ढाणी में कौन कौन से सेलिब्रिटीज अब तक लोग पहुंच चुके हैं, कौन कौन से ऐसे लोग पहुंच चुके हैं, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं किसानों को कि अगर जोर की ढाणी में बैठे हुए कान सिंह निर्माण अपने पूरे हिंदुस्तान में अपना जलवा दिखा सकते हैं सिर्फ गाय माता के सिद्धांतों पर चलते हुए, तो आप भी कर सकते हैं। जी, मैं बताना चाहता हूं मेरे दर्शकों को। बताइए सर, मेरे पास में दुनिया के अनेक देशों से और भारत के अनेक प्रांतों से लगभग मेरे मोबाइल में भी 1.25 लाख लोगों के आसपास लोग बैठे हैं जी, और मेरा ऐसा कोई शायद जिला छोटा हो जिसमें मेरा संवाद नहीं हो जी। तो मैं ये कहता हूं कि मैं पहला एक कहूं, कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि पहला किसान हूं जिसने इस फार्म टूरिज्म के मॉडल को पूरे देश और दुनिया के सामने दिया जी, और इसके मैं किसानों को फायदा और सरकारों को बताना चाहता हूं जी। मैं जो एमएसपी वाले जो बात कर रहे हैं, इन किसानों के साथ हुआ क्या सर कि सरकारों ने, सबने, वैज्ञानिकों ने सबने मिलकर के किसान से कहा कि तू तेरी क्वांटिटी बढ़ा ले, क्वांटिटी बढ़ा ले जी, और किसान 10 गुना तक क्वांटिटी को ले गया और फिर भी आत्महत्या कर रहा है, फिर भी घाटे में बैठा है। क्योंकि इसका कारण है सर जी, इसका कारण यह है कि किसान को क्वांटिटी बढ़ाना तो बता दिया लेकिन क्वालिटी और लागत घटाने का सिस्टम नहीं बताया। क्वालिटी को कैसे बढ़ाया और लागत को कैसे? बिल्कुल सही है। उत्पादकता बढ़ती चली गई, गुणवत्ता खत्म होती चली गई, खाने में जहर आता गया, तो उसके बाद किसान की इज्जत भी कम होती चली गई। तो एमएसपी से भी किसान की लागत, आदमी की हालत सुधरने वाली नहीं है सर। बिल्कुल, यह भ्रांति है। जब तक किसान को मूल ज्ञान नहीं मिलेगा किसान की माली हालत कोई ठीक नहीं कर पाएगा। सही कह रहे हैं, क्योंकि लेबर कॉस्ट देख लीजिए, आज हमारे यहां लेबर, जो मेरे गांव की तो ये पोजीशन है कि 600-700 रुपए 6 घंटे काम करने के लिए भी लेबर तैयार नहीं है सर जी। तो बुरी हालत है। ये मनरेगा नाम की जो चीज सरकारों ने दी, मैं किसी मजदूर के विरोधी नहीं हूं लेकिन किसान की कमर तोड़ डाली। किसान के लिए बहुत बड़ा आत्मघाती कदम सरकार ने उठाया। अब सरकार बंद भी नहीं कर सकती क्योंकि पहले की सरकार ने चला दिया, इस भारत में परंपराएं चली हुई है। तो मैं कहना चाहता हूं कि मेरे पास में पूरे देश से मैंने मेरी प्रोसेसिंग यूनिट बना रखी है जी, और अब मेरा पूरा का पूरा नई प्रोसेसिंग यूनिट मेरी तैयार हो रही है। इतने दिन तो ठंडी विधि से थी जी, अब मेरी प्राण ऊर्जा युक्त भोजन तैयार करने की पूरी मेरी जो है प्रोसेसिंग यूनिट तैयार हो रही है सर जी। मेरा माल मेरे पास में पूरे देश भर से जो किसान आते हैं वो मेरे फार्म से वही प्रोसेसिंग किया हुआ सामान अपने घर में ले जाते हैं। करीब 300 कपल मेरे से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। रात को आते हैं, रात को रुकने का किराया देते हैं, खाने के पैसे देते हैं और सुबह अपनी सामान की गाड़ी भर के ले जाते हैं। उससे 3 फायदे मेरे गांव के लोगों को हो रहे हैं सर जी। मेरे गांव में मतलब पहले हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि हमारी एक परंपरा रही है जी, कि हमारे यहाँ जब गांव बसाते थे एक जाति लेके नहीं बसाते थे जी। अलग अलग रीति रिवाज के, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग सिस्टम के लोगों को एक गांव में बसाया जाता था। बिल्कुल, जिससे रीति रिवाजों का आदान प्रदान हो, संस्कृतियों का आदान प्रदान हो और सब मिलकर के एक दूसरे से सीखें जी। तो वही देश विदेश से जो लोग आ रहे हैं वो मेरे गांव को, मेरे परिवार को, मेरे मोहल्ले को और मेरे अड़ोस पड़ोस और मेरे जिले के लोगों को जी अपनी संस्कृति से अवगत करा रहे हैं। हमारी संस्कृति से वो अवगत होके जाते हैं। एक बात। दूसरी बात, मेरे गांव में जो कुम्हार है, खाती है, लोहार है, जो ऊंट गाड़ी वाला है, घोड़ी वाला है, उन सबको कोई ना कोई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ मिलना शुरू हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फिर दूसरी सबसे बड़ी बात जो हमारी एजुकेशन है,
हमारे बच्चों के मन में भी जो पढ़े लिखे विद्वान लोग आते हैं, कुमार विश्वास आए पिछले दिनों, कुछ घंटे के लिए आए, बहुत देर तक वहां रुके, तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही शानदार तरीके से जो है आपने डेवलप किया है जी। तो मैंने पूरा वैज्ञानिक सिस्टम बनाया। मेरा ये मानना है इस देश में कपड़े, खाने की वस्तु और पौधे सुंदरता से लाने की परंपरा नहीं थी, ये गुणवत्ता से लाई जाती थी। आज लोग इनको सुंदरता से